हम 140 करोड़ देशवासियों ने सबने मिलकर के इस बात को सिद्ध किया कि यदि सामूहिक शक्ति से हम सब लोग साथ खड़े हों तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो, भारत न टूटता है, न भारत हारता है, अपितु भारत संकट में और भी मजबूत होकर के उभरता है। मित्रों, आज इस सब के चलते हुए भारत पर केवल भारतीयों का भरोसा नहीं बढ़ा, आज भारत को पूरा विश्व एक विश्वास पात्र साझेदार के रूप में देखने लगा है। मित्रों, G20 का सफल आयोजन जिसने भारत की छवि को पूरे विश्व भर में बदला, भारत के प्रति देखने की दृष्टि को बदला, भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख करके दुनिया के जो लोग ये बात करते थे कि भारत सपेरों का देश है, भारत पिछड़ा हुआ देश है, भारत गंदगी से हटा हुआ देश है, भारत भ्रष्टाचारियों का देश है, भारत जो है विकास की दौड़ में पीछे रह गया देश है। G20 के समय में जो दुनिया भर के लोग देश के विभिन्न स्थानों पर आए, हमने उस समय देखा था जोधपुर में जब बैठक हुई थी, जो लेबर ग्रुप की जब मीटिंग हुई थी, किस तरह से हमारा जोधपुर सजा था। मैं मानता हूं कि शायद उस शिद्दत के साथ में जोधपुर को उस करीने से जिस तरह से जोधपुर के लोगों ने, प्रशासन ने, शासन ने मिलकर के सजाया था, वो हमारे लिए एक नायाब था। शायद कभी ऐसा अवसर आया होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीन का मैत्री अभियान चला, जिस तरह से विदेशी निवेश में भारत में निरंतर भारत की इस बदली हुई परिस्थितियों और भारत के प्रति सजित इस नए विश्वास के कारण से निवेश भारत में आया और वैश्विक मंचों पर भारत के प्रति विश्वास पूरी दुनिया का बना। आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि इस 12 सालों में ये परिवर्तन हुआ है कि आज दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर भारत को इग्नोर करके या भारत के हितों के विरुद्ध किसी तरह का निर्णय हो जाए या भारत की बात को अनदेखी कर दी जाए, ये संभव नहीं। पहले होता था, हम देखते थे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स की मीटिंग में भारत का प्रधानमंत्री कहीं पीछे, तीसरी चौथी पंक्ति में कहीं पीछे खड़ा दिखाई देता। आज समय बदल गया है, परिदृश्य बदल गया, स्थितियां बदल गई, हालात बदल गए। आज भारत मेन स्ट्रीम पे खड़ा हुआ एक लीडर की तरह दिखाई देता है। ये सब कुछ हो पाया क्योंकि जनता ने, भारत के देवतुल्य मतदाताओं ने हमारे नेतृत्व पर, हमारी विचारधारा पर, हमारे काम पर, हमारे कृतित्व पर विश्वास किया, भरोसा किया। मित्र, दूसरा आधार जो था इस 12 साल का, वो है विकास। मित्रों, 12 साल में विकास को कोई सरकारी कार्यक्रम के रूप में हमने नहीं लिया, अपितु विकास को एक राष्ट्रीय मिशन का स्वरूप दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा और स्पष्ट रूप से हमेशा कहा कि विकास हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन और 12 महीने चलने वाला काम है। विकास कोई हमारे लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, विकास हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा है। आज भारत अभूतपूर्व दृष्टि से विकसित होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क अगर किसी देश में है, भारत में। देश के गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ इस 12 साल। 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवेज जो है, ये भारत में बने। भारत ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा। मैं तो परसों खुद जब देहरादून जा रहा था, मुझे पुराना गाड़ी चलाने का शौक था, मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पाया उस सड़क को देख करके, क्योंकि मुझे याद आता है जब पहले दिल्ली से देहरादून जाने का अवसर होता था, ऐसा संयोग होता था 6 से 7 घंटे दिल्ली से देहरादून जाने में लगते। आज महज 2.25 घंटे में दिल्ली से निकल करके व्यक्ति देहरादून पहुंच सकता। न केवल रोड डिस्टेंस कम हो, अभी तो साथ ही साथ में नेशनल पार्क की सैंक्टिटी बनी रहे, वहां जीव जंतुओं के जीवन में व्यवधान न पड़े। एक लंबा स्ट्रेच एलिवेटेड रोड का बना करके उसको रोड को, नेटवर्क को बनाया गया। आज रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हम सब देखें। रेलवे का पिछले 12 साल में रेलवे ने अभूतपूर्व फिजिकल डेवलपमेंट देखा है। नए सिरे से रेलवे लाइंस बनी, लाइनों का दोहरीकरण, तिहराकरण हुआ है, लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश का 99.5% रेल जो है, रेल परिचालन इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होता है।
हम जब बच्चे थे तब छुक छुक गाड़ी कहते थे, वो छुक छुक हो गया, डीजल का इंजन आ गया था। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो छुक जो है रेल को बिजली के साथ में जोड़ करके देती। आज जब ऊर्जा का वैश्विक संकट है, उस समय में हमारे रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन होने के कारण से भारत को बहुत बड़ी सहायता उससे संघर्ष करने में मिली है। मित्रों, इसके साथ साथ में हमारे यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन का नया जो है दुनिया शुरू हुई, नया क्रम प्रारंभ हुआ। आज देश में 150 के लगभग देश में वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल हो गई, अमृत भारत ट्रेन चालू हो गई, और उसके कारण से न केवल पैसेंजर एमिनिटीज में फर्क आया, पैसेंजर एक्सपीरियंस में फर्क आया, अभी तो परिचालन की गति और परिचालन बढ़ने से परिचालन में लगने वाला समय भी कम हो। क्या कोई कल्पना कर सकता था इस देश में कि देश के एक साथ 1400 रेलवे स्टेशन के मॉडर्न एरा रेलवे स्टेशन बनाने पर एक साथ काम होगा। सुदूर जैसलमेर से लेकर के, फलौदी से लेकर के, रामदेवरा से लेकर के, जोधपुर से लेकर के राजस्थान में 85 और देश भर में 1368 रेलवे स्टेशन को 21st सेंचुरी रेलवे स्टेशन बनाने पर एक साथ में काम हो रहा है। इसके साथ साथ में आज मेट्रो रेल नेटवर्क जिस तरह से देश में अभिवृद्धि हुई है, आज दुनिया में तीसरी लाइन लंबाई के रेल मेट्रो नेटवर्क वाला देश भारत बन गया। जो हम 10वें पायदान पे थे, अब हम चाइना और अमेरिका के बाद में तीसरे पायदान पर आकर के खड़े हो गए। हम सब ने देखा जिस तरह से मुद्रा लोन से जनधन से शुरू होकर के उसके बाद जिस तरह की डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, आज उस डिजिटाइजेशन के कारण से न केवल गवर्नेंस आसान हुआ है, अपितु उसके कारण से डिजिटाइजेशन ने भारत के लोगों के जीवन को सुलभ बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। आज डिजिटल भुगतान जो यूपीआई पेमेंट हम करते, उसमें भारत विश्व का नेतृत्वकर्ता बन गया। अमेरिका और चाइना से भी ज़्यादा, उन दोनों के क्यूमुलेटिव जो है नंबर से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। और यूपीआई ने भारत में वित्तीय लेन देन की संस्कृति को बदल दिया। आज छोटा पटरी पर रेडी में बैठने वाले व्यक्ति से लेकर के मंदिर के दान पात्र तक यूपीआई से पेमेंट होना सहज रूप से भारत में संभव हो गया, लोगों के पार्ट ऑफ प्रैक्टिस बन गया। जनधन, आधार और मोबाइल, इस जैम ट्रिनिटी ने भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ में करोड़ों लोगों को जुड़ने का न केवल अवसर प्रदान किया, अपितु छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलाने वाले लोगों को भी अपने उत्पाद को वैश्विक स्तर पर ले जाने में सहयोग किया है। आज भारत की भी विश्व की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते कि आज हमारा भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। हम गर्व के साथ में ये बात कह सकते हैं कि आज हमारा भारत जो है इतनी बड़ी वैश्विक चुनौती, अमेरिका के इतने सारे जो है टेढ़े मेढ़े कानून और उसके बाद में वैश्विक युद्ध के कारण से बढ़ा हुआ वैश्विक संकट, विश्व में इस युद्ध के कारण से आई भी बड़ी ऊर्जा की आपदा, उसके कारण से कैस्केडिंग इफेक्ट में दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई और मंदी, भारत विश्व में एकमात्र देश है जिसने पिछले क्वार्टर में, जो क्वार्टर अभी समाप्त हुआ है 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, उसमें पिछले साल के इस क्वार्टर के कंपैरिजन में अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाया। हम एकमात्र ऐसे देश हैं जिसके लिए पूरी दुनिया ने, और निश्चित रूप से हमको गर्व होना चाहिए इस विषय पर कि पूरी दुनिया ने हमारी ग्रोथ रेट पिछले वर्ष के अनुरूप या उससे बेहतर रहेगी, इसको स्वीकार किया। आज जो है भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है। हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कुछ साल पहले तक भारत को संभावनाओं का देश कहा जाता था, इट्स ए कंट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज। आज जो है भारत को कंट्री हु गिव्स सॉल्यूशंस ऐसा देश कहा जाता है, ऐसा देश दुनिया स्वीकार करती है।
मेक इन इंडिया, PLI, सेमी कंडक्टर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, इस सब के माध्यम से आज भारत आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भारत में एक मोबाइल नहीं बनता था, आज वो भारत 1.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। जिस भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, आज वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन गया है। और भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, भारत विश्व के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में विश्व में उभर रहा है। आज भारत जो है पूर्व की तरह पहले केवल एक कंज्यूमर मार्केट नहीं, पूरी दुनिया पहले भारत को एक मार्केट की तरह देखती थी, जबकि आज भारत इनोवेशन की धरती है, आज भारत मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन की धरती है, और आज भारत अपनी इंडस्ट्रियसनेस के माध्यम से पूरे विश्व में नई पहचान बनाने वाली धरती बनी। तीसरा विषय जो मैंने कहा वो है जन कल्याण। और जन कल्याण, सरकार की सफलता का अंतिम पैमाना क्या होता है? कि लोगों के जीवन में सुगमता आए, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो निर्णय करे उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जन कल्याण की इस भावना के साथ में देश की सरकार ने काम किया। जैसा मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि सैचुरेशन पर हम लेकर के जाएंगे, इस संकल्पना के साथ में देश की सरकार ने काम किया। आज करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। 58 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोल करके हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में सफलता प्राप्त की है। मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों को स्वरोजगारी बना करके रोजगार प्रदाता बनाने में सफलता प्राप्त की है। पीएम किसान सम्मान निधि ने किसान का आत्मविश्वास स्थापित किया है। किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करके एमएसपी को बढ़ा करके किसान की आमदनी को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आयुष्मान भारत योजना ने देश में करोड़ों लोगों को चिकित्सा के खर्चे से मुक्त किया है। और जिस तरह से पिछले वर्षों में सरकार ने फैसला करके 75 साल की उम्र के लोगों के लिए स्पेशल आयुष्मान कार्ड जारी किया। कल ही मैं रात को डॉक्टर अरविंद माथुर साहब से बात कर रहा था, वो जीरियाट्रिक पे एल्डरली लोगों के केयर पे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बुजुर्ग लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला है, उसका एक बहुत बड़ा मार्ग जो है इसने सुनिश्चित किया। मित्रों, जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट्स खुलने के बाद में प्रारंभ हुआ, उसने न केवल भ्रष्टाचार को कम किया अपितु बिचौलियों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति इस देश ने देखी। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, और उसके चलते हुए आज देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। देश के पर्यटन ने एक नया बूम डोमेस्टिक पर्यटन ने देखा, और देश के करोड़ों लोगों के गरीबी के रेखा में बाहर आने के चलते हुए आज देश सशक्त कदमों से उनकी ताकत से आगे बढ़ रहा है। ये सब केवल योजनाओं का विस्तार नहीं, ये सामाजिक न्याय और मानव की गरिमा की पुनर्स्थापना का एक बड़ा उदाहरण है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, हम अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमने देखा 500 साल से भारत जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना। हमने देखा काशी का विश्वनाथ धाम बना, उज्जैन का महाकाल लोक बना, केदारनाथ का पुनर्विकास हुआ, और भारत के एक को एकता के सूत्र में निबद्ध करने वाले सरदार पटेल को विदेश ने कृतज्ञ भाव से श्रद्धांजलि देते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया। और देश को संविधान देने वाले बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए विषयों को पंचतीर्थ के रूप में हमने स्थापित किया। भगवान बिरसा मुंडा के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। देश का राजपथ कर्तव्य पथ बना, और राजभवन जो है वो कर्तव्य भवन बन गए। देश का जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो गुलामी के प्रतीक थे, वहां से निकल करके सत्ता का, शासन का केंद्र जो है वो सेवा का तीर्थ बन गया। मित्रों, हम सब ने देखा कि 12 साल में ये यात्रा जो है, ये केवल सरकार के उपलब्धियों की यात्रा नहीं थी। 12 साल की ये यात्रा 140 करोड़ लोगों के सामूहिक विकास की यात्रा थी, जनभागीदारी की यात्रा थी, नेतृत्व के अनथक परिश्रम की यात्रा थी,
और उसके साथ साथ में राष्ट्र निर्माण के संकल्प की यात्रा थी। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो भारत कभी अविश्वास के सागर में डूबा हुआ था, आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है और दुनिया की अपेक्षाओं का केंद्र बना हुआ है, दुनिया के विश्वास का आधार बना हुआ है और 2047 तक विकसित होने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ने वाला एक राष्ट्र भारत बना हुआ है। मैं मीडिया के सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। इस 12 साल के कालखंड में मुझे जब इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ में आप सब के माध्यम से जुड़ने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, मुझे जोधपुर की जनता का, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी साथियों का, कार्यकर्ताओं का, सभी मतदाताओं का असीम स्नेह मिला, प्रेम मिला, सम्मान मिला, साथ मिला। और मैं मानता हूं अपने आप को सौभाग्यशाली कि भारत की इस ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा, इस बदलाव की यात्रा का साक्षी होने का नहीं, इस यात्रा का सहभागी होने का, इस यात्रा के साथ में इस यात्रा को जीने का अवसर मिला। मित्रों, आप सब ने भी इस 12 साल में निश्चित रूप से कई तरह के उतार आए, कई तरह के चढ़ाव आए, कई तरह की चुनौतियां आई, कई तरह के संकट आए, कई तरह की विपरीत परिस्थितियां आई, विपरीत मानसिकता की सरकारें आई, कई तरह के अनर्ग लांछन लगाने के प्रयास किए गए, कई तरह के बदनाम करने के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के आधार पर कई तरह की कोशिशें की गई। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से साथ दिया, सत्य की इस यात्रा में, 12 साल के इस प्रगति की यात्रा में जिस तरह से आप सब लोगों ने सरकार का संदेश निस्वार्थ भाव से जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने सहयोग किया, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, ये विश्वास और इसको और अधिक ताकत प्रदान करने, सेवा भावना को और अधिक लोगों के बीच में जागृत करने, विकास को और अधिक गति प्रदान करने और जन कल्याण को और अधिक व्यापक करने के इस भावना के साथ में मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। एक तरफ आप 12 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि आज इंदिरा गांधी जैसी नेता होती तो बीजेपी पर जो है बैन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, लेकिन 75 में इंदिरा गांधी ने यह प्रयास किया था। 1992 में इसी पार्टी के लोगों की मानसिकता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया था। ये जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे, मैं कल देख रहा था यहाँ के कांग्रेस के नेता ट्वीट करके कह रहे थे, वीडियो जारी करके कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में। वो कह रहे थे कि जो है मीडिया पर अपनी आवाज उठाने पर, मीडिया पर अपनी बात को उठाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो कह रहे थे कि ये शर्म का विषय। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के इतिहास और कुनबे के इतिहास को भूल गए। जिन लोगों ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, जिन्होंने न्यायपालिका की कलम पर रोक लगाई, जिन्होंने लोगों की आवाज का गला घोंटा, वो आज इस बात को कह रहे हैं। गहलोत साहब की ये मानसिकता जो है उनके कुनबे की मानसिकता, उनके कांग्रेस पार्टी के कुनबे की मानसिकता दिखाती है। वो मानसिकता प्रदर्शित करती है कि इंदिरा गांधी होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। वो सपने का समय रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जो अप्रासंगिक हो गए और लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। खिसियाई हुई जो है वो बिल्लियां खंबा नोचती हैं, वो ये काम करते हैं। इसमें से एक शब्द निकाल दीजिए, अगर। ये जो दीवार पे लिखा हुआ है, मैं ऐसा पढ़ सकता हूं कि भारत जो है 2047 तक विकसित होगा। भारत जिस रास्ते पर अब चल पड़ा है, अब दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित होने से नहीं रोक सकती। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि पिछले 100 साल में भारत ने जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था, वो इस 12 साल के कालखंड में देखा है। और 12 साल में जो कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है, उससे अनेक 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 गुना जो है आप भारत में परिवर्तन देखेंगे। आज जो भारत में परिवर्तन आपने देखा है, ये केवल उसका बीज मात्र है। इसका वटवृक्ष में परिवर्तित होते हुए आप सौभाग्यशाली हैं कि 25 साल बाद में आप सब लोग इस विषय को देखने वाले हैं, इस विषय को जीने वाले हैं, इस विषय का आगे विस्तार देने वाले हैं। मंत्री जी, आप लगातार जोधपुर से सांसद, जोधपुर जनता आपको विश्वास कर रही है। किस तरह का बदलाव 12 साल में जोधपुर में आपने देखा, जनता ने देखा? देखिए, मुझे लगता है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है।
ये जिनकी बात अभी भाई साहब कर रहे थे कि उन्होंने कहा इंदिरा गांधी होती बैन लगा देती, उन्होंने एक मंडोर एक्सप्रेस चालू की। 30 साल तक उस मंडोर एक्सप्रेस का गुणगान कर रहे कि मैंने मंडोर एक्सप्रेस चालू, और वो जो है अपने एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर के कह रहे थे कि सांसद ने क्या किया। मुझे कहा कि मैं आप लोगों की जगह होता तो कहता पीछे घूम करके देख लो। 42 नई ट्रेनें पिछले 12 साल में जोधपुर से चालू हुई। जिस दिन जोधपुर की जनता ने आप सब लोगों ने स्नेहपूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया था, उस दिन जोधपुर के एयरपोर्ट पर कुल मिलाकर के डेली जो है ट्रैवलर्स की संख्या को साल भर में अगर मैं जोड़ दूं, उससे 4 गुना से ज्यादा ट्रैफिक जोधपुर में होता है, और उससे 5 गुना से ज्यादा हवाई जहाजों का परिचालन जोधपुर में होता है। जोधपुर चारों तरफ से एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता था इस समय, लेकिन उन्होंने मुझे बाध्य किया। 2 दिन पहले वो जो है जोधपुर के पेयजल की हालात पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है, और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार है। मैं जल शक्ति मंत्री था, देश को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए। 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए थे। 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जोधपुर में चालू की थी। टेंडर में भ्रष्टाचार करने के लिए किसने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था? किसकी जिम्मेदारी थी इसको करने की? वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता था। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था जब बदलाव हो सकता था। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी हैं। जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है कि उनके कारण से राजस्थान में उनके अपने लोगों के प्रति या तो उन्होंने आंख मींच ली थी इस भ्रष्टाचार के प्रति, क्योंकि जब सरकार उनकी जा रही थी, जब होटल में बंद होकर के उन्होंने जो है अपने एमएलएज को, अपने मंत्रियों को जिस तरह से खुली छूट दे दी थी, उसके चलते हुए राजस्थान का जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और दुर्भाग्य यह था कि उसके कारण से आज भी राजस्थान की जनता जो है उसको प्यास के संकट से जूझ रही। वो खड़े होकर के अलग अलग तरह की बातें कर। वो एक दिन मुझे लगता है एलिवेटेड रोड पर कुछ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं एलिवेटेड रोड का। इस एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते थे, ये सब अशोक गहलोत साहब ने किए। तो मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं, प्रमाण सहित इस बात को कह सकता हूं कि इसको डिले किया जाए, इसको डिरेल किया जाए, इसको रोका जाए, उसके सब तरह के प्रयास किए। और वो यहां खड़े होकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इस तरह की सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं। वो बयान देते हैं यहां खड़े होकर के कि मेरी सरकार गिराई जाती थी। एक प्रमाण वो देकर के दिखा दें। उनका ओएसडी लोकेश शर्मा कहता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र अगर किसी ने रचा तो अशोक गहलोत ने रचा था। खुद षड्यंत्र रचते हैं, खुद अपने विधायकों को परेशान करते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, दूसरों पर जिम्मेदार लांछन लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखते हैं। और अगर सही तरह से राजस्थान का भला करते तो 15 साल का अवसर जोधपुर ने दिया था। उस जोधपुर को अगर पीछे रखने का पाप किसी ने किया, अशोक गहलोत साहब ने किया। सर, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बात है कि जिस तरह से देश भर के कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज लोग बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं, क्या राजस्थान में भी ऐसा माहौल है? देखिए, मुझे लगता है कि अब ये राजनीतिक क्षेत्र में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता जब अपना भविष्य अंधकार में देखता है तो कहीं न कहीं भविष्य तलाशता है। हम भी सामान्य रूप में से, हम में से भी कोई मित्र यदि कहीं लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर हम काम कर रहे हैं, इससे बेहतर भविष्य कहीं हो सकता है, तो वो जाने की कोशिश कर। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य इतना अंधकार में है कि सारा देश देख रहा, भाग रहा है। बंगाल में कह रहे थे कि बंगाल में जो है हॉर्स ट्रेडिंग करे, वहां तो पार्टी खुद ही भाग करके नई पार्टी में सम्मिलित हो रहे। भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर सकती? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सक्षम व्यक्ति, जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए, जिसको भगवान ने 2 पांव दिए, सोचने की क्षमता दी है, विचार दिया है, प्रज्ञा दी है, ऐसा हर व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व स्वीकार करे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे काम करना स्वीकार करे, हर उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत, भारतीय जनता पार्टी के कंबे में हम बाहें पसार करके स्वागत करते हैं। जो हमारे साथ चलेगा हम उसको साथ लेकर के चलेंगे, जो नहीं चलेगा उसको धन्यवाद दे देंगे। एक कोई बड़ा जो है फेरबदल या कोई बड़ा आगमन हो सकता है, क्या कोई है?
इतने प्रयास किए? मुझे जानकारी मिली। मुझे लगता है कि अभी ये टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा, अभी ये समय तय नहीं हुआ है। एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाए, क्योंकि इसका और रिफाइनरी दोनों का एक ही साथ एक ही दिन में उद्घाटन होना तय है। एक बार अभी एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर के भी पता नहीं किस तरह के चैलेंजेज, एक कोई मैं देख रहा था कि कोई जो है एक प्रायोजित तरीके से एक कंपनी को हायर करके, मैं जानता हूं इतना आज टेक्नोलॉजी में काम करते हो, मुझे पता है उसके पीछे कौन है, फंडिंग कहां से आ रही है, मैं उसके बारे में नाम लेना नहीं चाहता, मैं उस स्तर पे जाना भी नहीं चाहता। जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक कंपनी को हायर करके यूट्यूबर्स के माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है। एयरपोर्ट के अभी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी क्लियरेंसेस दोनों नहीं है। कोई भी एयरपोर्ट प्रारंभ होता है केवल बिल्डिंग बन जा रही है, एस्केलेटर बनने से नहीं प्रारंभ होता है, उसका सारा टेक्नोलॉजिकल ऑडिट होता है, वो हुआ है, उसमें कुछ कमियां पाई गई, उसको ठीक करने के वेंडर्स को काम दिए गए, वो सब हो जाएगा, तब एयरपोर्ट का ब्यूरो ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो होता है उसको एक यहाँ से एप्लीकेशन जाएगी, वो टीम आकर के यहाँ इंस्पेक्शन करेगी, वो जिस दिन इंस्पेक्शन करके सर्टिफाई कर देगी उस दिन के बाद तो दिन शुरू होगा पढ़ने। अब जिन लोगों ने केवल बिल्डिंगें बनाई, कॉलोनी बनाई, न पानी का कनेक्शन दिया, न सड़क ठीक से बनाई और न ट्रांसफार्मर वहां लगाया, वो शायद मुझे लगता है कि मकान बना देने मात्र से ही जो है एयरपोर्ट बन जाता है, एयरपोर्ट चालू हो जाता है। मुझे लगता है थोड़ा अभी सोच में फर्क है, समय थोड़ा अनुभव के साथ सोच आ जाएगा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब बनेगा, जो यहाँ पे इंडिया कब आएगी? अभी एक बार ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू हो जाए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू हो जाए, जोधपुर की डिमांड असेस हो जाए। इस एयरपोर्ट को जब हमने डिज़ाइन किया था तब हमने इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि मिनिमम इंटरवेंशन और इन्वेजन से इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, टर्मिनल को कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी मुझे पूछ रहे थे कि राजीव गौड़ सर ये कह रहे थे कि 2047 का भारत कैसा होगा। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि 2047 का जोधपुर ऐसा होगा कि उसमें मेट्रो रेल भी चल रही होगी, उसमें एलिवेटेड रोड्स भी होंगे, उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा, उसमें दुनिया के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के हब भी होंगे। जोधपुर जो है उसको लेकर के आज जिन लोगों ने 50 साल जोधपुर पर राज किया वो कल्पना नहीं कर सकते ऐसा जोधपुर होगा। उसके लिए 47 तक जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही बना सकते। तू कर दी केवल यहाँ देख। जोगाराम जी यही कहते थे कि उनके क्षेत्र में इतना खराब काम हुआ जिसमें लोग परेशान हैं, 2.5 साल हो गए प्रदेश की सरकार बने हुए, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन से जिस तरह से देश में कई जगह पर उसमें काम ठीक न होने की शिकायतें प्राप्त हुई। जल जीवन मिशन, अगर आप सब लोगों को जानकारी में हो, तो 2019 में कैबिनेट ने अप्रूव किया था, 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया। 2019 से 24 के बीच में देश के अनेक प्रांतों ने सक्सेसफुली 100% अचीव किया। देश के लगभग 20 प्रांतों ने अपने यहाँ पे 100% काम कर दिया। मैं बार बार आपके माध्यम से कहता था कि राजस्थान नीचे से पहले दूसरे नंबर पर क्यों है, राजस्थान को आगे आना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार की कोशिशें की जा रही थी। अभी तो तार मंत्री तक पहुंचे, उसे आगे भी पहुंच जाएंगे, थोड़ी जांच हो रही। तो भारत सरकार ने राज्यों से कहा कि पहले अपने यहाँ पर इसकी कंप्लीट ऑडिट करें, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है कि नहीं, इसकी जांच की जाए। 1.5 साल तक उसकी जांच चल रही थी, जो कुछ हुआ था जांच का परिणाम आप सबके सामने। कई लोग सिंचों के पीछे चले गए, कई लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन ये सब होने के चलते हुए जो है ये जल जीवन मिशन पूरे देश भर में बाधित हुआ। 2026 में जल जीवन मिशन का पार्ट 2, जल जीवन मिशन JJM-2 देश की कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने के आशीर्वाद से सैंक्शन किया। उसके लिए नया 1,68,000 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया गया। राज्य सरकारों को अपने नए प्रस्ताव भेजने के लिए या पुराने प्रस्तावों को दुरुस्त करने का अवसर प्रदान किया गया। अब राज्य सरकारों ने अपने प्रोसीजर्स को सबमिट किया है, राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराने प्रारंभ हुए। मुझे लगता है 2 साल, क्योंकि ये पाप जिन लोगों ने किया था उसका दंड हम लोग भुगत रहे, 1-2 साल में ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। एक विषय और आज लगी बात है तो कह ही देता हूँ
2018 में सरकार बदली, तब प्रायोरिटी बन गई थी कि जो राजस्थान जोधपुर में और पूरे मारवाड़ की जो जीवन रेखा है वो थर्ड फेज ऑफ कैनाल बनाया जाए। 2018 से लेकर के 2023 में ये जो अभी संकट, जो चुनौती हम सब ने देखी पिछले दिनों में, जोधपुर शहर ने भी देखी और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में मारवाड़ ने देखी, क्योंकि गर्मी के समय में हमेशा क्लोजर आता है और क्लोजर के कारण से पानी नहीं पहुंचता, पानी नहीं होता है, तब रिजर्वायर सूख जाते हैं, पानी उपलब्ध नहीं होता है। मैंने 2020 में बिना राजस्थान सरकार के मांगे हुए, फिर इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, बिना राजस्थान सरकार के मांगे हुए 1600 करोड़ रुपए के 4 बड़े रिजर्वायर बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत की, जो भारत सरकार को देनी थी। आपको आश्चर्य होगा कि 2023 तक वो रिजर्वायर बनाने के टेंडर देकर के काम शुरू हो जाए, ये प्रक्रिया भी ठीक से चालू नहीं हुई। थर्ड फेज ऑफ कैनाल बनाने के लिए 2018 में बजट में घोषणा की गई, 18 के कांग्रेस पार्टी के जो है चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की गई, 18 के विधानसभा के बजट के पहले भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, और उसका टेंडर जो है वो 23 में जाकर के हुआ। 5 साल तक किसका इंतजार कर रहे, और 5 साल तक वो नहर न बन पाने के कारण से उसके लिए जो टेंडर किया, तब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं। फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी मैंने 6 महीने पहले कराई। जो बिना किसी आधार पर काम करना, केवल जो है कागजी कार्रवाई करके और लोगों का ध्यान भ्रमित करके, सुर्खियां बटोर करके राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से सत्ता में आना और सत्ता में बने रहना, ये जो प्रयास है, इसके कारण से आज ये संकट हम सब लोग झेल रहे हैं। सर, एक सवाल और मारवाड़ की बात करें, जिसमें जोधपुर है, पाली है, झालोर है, बालोतरा है, यहाँ पर हम जो भी नदी को बचा रहे हैं, नदियों को बचा रहे हैं, लेकिन उद्योग खत्म हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो विषय न्यायालय में लंबित हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया हो, उस पर प्रत्यक्ष रूप से मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा, हमारे लिए प्रकृति महत्वपूर्ण है, पर्यावरण महत्वपूर्ण है, लेकिन उद्योग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जीरो इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट और जीरो इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, हमको उद्योग धंधों को काम करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ कमियां रही थी, उन कमियों को चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया है। उस निर्णय के कारण से उद्योग एक बार बंद हुए हैं। मेरी राजस्थान सरकार में सभी स्तर पर इसकी बातचीत हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि स्टील की इंडस्ट्रीज कल से चालू हो जाएंगी, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि उनकी परमिशन के बिना नहीं चालू हो सकती। मुझे लगता है कि उसके लिए एक बार न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि न्यायपालिका को भी इसमें सहजता से विचार करना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसके कारण से जोधपुर का उद्योग, बालोतरा का, पाली का उद्योग प्रभावित न हो, लाखों लोग बेरोजगार न हो जाएं। जोधपुर की, पाली की, बालोतरा की जो छवि है इस इंडस्ट्री के कारण से, उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट सब जगह पे होता है, ये न हो, इसके लिए निश्चित रूप से सहजता से विचार करना चाहिए। बिना क्लाइमेट को इम्पैक्ट किए हुए हम कैसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं, उसके ऊपर हमको सबको गंभीरता से काम करना है। मुझे लगता है कि अभी तो जो है इतनी सारी ट्रेन्स कनेक्ट हो गई, जिस तरह से नया नेटवर्क बन रहा है, उसके कारण से चलते हुए लगातार ट्रेनें चालू हुई हैं। मैं आज आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो राजीव गौड़ साहब ने पूछा था उसके अनुक्रम में 2047 तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 2029 तक जब हम बात करेंगे 29 में, तब तक राजस्थान से 200 नई ट्रेनें चालू हो जाएंगी। सर, एक आम जनता जो कि जाना चाहिए, धारा बीएनएस की धारा 144 में भूमि के लिए जोधपुर लगेगी, ये निजी सवाल है, जोधपुर क्यों लगेगी, कैसे? मुझे जानकारी में नहीं है, न मुझे कभी प्रशासन ने किसी ने बात किया है, न कभी किसी जनप्रतिनिधि ने की है, न आप सब लोगों ने बताया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं जानकारी नहीं होता तब तक टिप्पणी नहीं करता। जनप्रतिनिधियों को विश्वास में देखे लगे, जैसे कल हमने अतुल जी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया, हमें जानकारी नहीं। और ये क्या हुआ? चलिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सोचा होगा, एक बार चर्चा करने के बाद ही उस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है।